हाय हाय हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। वाह, गुड टू सी यू अगेन। आज मेरे लल्ला मचाएंगे हल्ला गली मोहल्ला। तो जैसा कि आपको पता है कि अब हम चालू कर रहे हैं जनरल केमिस्ट्री। ठीक है, जनरल केमिस्ट्री जो है जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ, लल्ला मचाएंगे हल्ला। आ गए सब? चलिए जनरल केमिस्ट्री क्या होती है पहले वो देखते हैं। जल्दी से शेयर कर दो सेशन अपने अपने सारे दोस्तों को फटाक से। जी, जल्दी जल्दी जल्दी। मस्त लग रहे हैं, अरे वाह, थैंक यू। क्या हालचाल? अरे एकदम बढ़िया। वाह, आंखें तरस गई थी आपको देखने के लिए, अरे वाह। देखो, ओरिएंटेशन सेशन लगेगा, आपको टेंशन मत लीजिए। जितने भी हैं, ऋषिकेश हैं जैसे, है ना, रुद्रांत हैं, ये सब आज के बाद कल है ओरिएंटेशन सेशन में आपको पूरी डिटेल बताई जाएगी। ठीक है, सो बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। सबसे पहले जनरल केमिस्ट्री में एक टॉपिक होता है, इसका नाम है क्वांटम नंबर। हाँ या ना? क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर की जब बात करते हैं तो क्वांटम नंबर के अंदर सबसे पहले एक बात बताओ, कितनी आती हैं? ये बताओ, कितनी क्वांटम नंबर है? तो आपको पता है चार क्वांटम नंबर होती है। पहली होती है प्रिंसिपल, दूसरी होती है अजीमुथल, तीसरी होती है मैग्नेटिक और चौथी होती है स्पिन क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक को ये कई बार एम एल लिख देते हैं और इसको कई बार एम एस लिख देते हैं, तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होंगे आप? कंफ्यूज नहीं होंगे पक्का? तो हमारे पास चार क्वांटम नंबर होती है। कैसे क्वांटम नंबर चार होती है वो समझाता हूँ। और सबसे पहले ये समझना है कि क्वांटम नंबर होती क्या है। जैसे मैं आपसे पूछूं आप कहाँ रहते हो, तो आप बोलोगे सर मैं बिहार में रहता हूँ। बिहार में कहाँ रहते हो? बोले पटना रहता हूँ। पटना में कहाँ रहते हो? बोला पटना के पास एक दूर जाके गांव है, उसके अंदर रहते हैं खगड़िया। हम बोले खगड़िया में कहाँ रहते हो? बोला बस स्टैंड के पास। तो इसका मतलब तुम्हारा एक एड्रेस है। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन को आइडेंटिफाई करने के लिए बोलो जल्दी बोलो इलेक्ट्रॉन को आइडेंटिफाई करने के लिए भी हमारे पास कुछ नंबर्स होती हैं। उन नंबर्स को हम क्या कहते हैं? क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर क्या होता है बताओ? आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। ठीक है, तो नंबर विच आर रिक्वायर्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ एन एटम। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन को आइडेंटिफाई करने के लिए जरूरी होते हैं। अब जैसे मान लीजिए मैं आपसे पूछूं, तो आपने अपना एक एड्रेस बताया था प्रॉपर, उसी तरह से इलेक्ट्रॉन से पूछते हैं कहाँ रहता है। तो इलेक्ट्रॉन का जो घर है, हमारा घर में रहते हैं हम तो होम। होम के अंदर हमारे पास क्या होते हैं? रूम्स। रूम्स में क्या होती है? हमारे अलमीरा। और अलमीरा में हम क्या रखते हैं? बुक्स। इसी तरह से जो होम है वो इलेक्ट्रॉन के लिए आप बोलोगे शेल है उसका। और जो शेल के अंदर होगा वो कौन होगा? सब शेल होगा। क्या होगा बेटा? सब शेल। सब शेल में अलमीरा जो होती है वो क्या होगी? उसकी ऑर्बिटल। और बुक्स आपके हम क्या मानेंगे? इलेक्ट्रॉन। तो हमारे पास चार तरह की क्वांटम नंबर आ जाएंगी, और वो चारों क्वांटम नंबर की बात करेंगे तो आपका एन आएगा, एल आएगा, एम आएगा, और एक एस आएगा जो कि इलेक्ट्रॉन स्पिन को बताता है। तो पहला सवाल आपसे यही पूछेगा कि कितनी क्वांटम नंबर है इलेक्ट्रॉन को आइडेंटिफाई करने के लिए? तो आंसर देंगे चार। इलेक्ट्रॉन तक पहुंचने के लिए चार क्वांटम नंबर। दूसरा सवाल, ऑर्बिटल को आइडेंटिफाई करने के लिए कितनी क्वांटम नंबर देंगे? तो ऑर्बिटल को आइडेंटिफाई करने के लिए हम, ये देखिए आप, तीन क्वांटम नंबर होगी ऑर्बिटल के लिए। कौन कौन सी होगी बता सकते हो? तो एक एन होगी, एल होगी और एक एम होगी। तो हमें यही पढ़ना है पहला। तो पहला आप क्या आएगा? कौन सी क्वांटम नंबर आएगी बताओ? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की जब बात करेंगे तो इसको किससे बताया जाता है? स्मॉल एन से। तो पहला बात आएगा इसका कि वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है। तो वैल्यू जो होती है इसकी, यानी परमिसिबल वैल्यू 1 से इनफाइनेट।
ठीक है। दूसरा, ये शेल को रिप्रेजेंट करती है, यानी कि इट इंडिकेट्स शेल। शेल का एक नाम और होता है एनर्जी लेवल, या एक नाम और होता है ऑर्बिट। तो ये किस किस को बताएगी बताओ? शेल को बताएगी, एनर्जी को बताएगी, एनर्जी लेवल को बताएगी, और ऑर्बिट को बताएगी। किसको बताएगी? और बिट। क्लियर है? किसको बताएगी? और बिट। ठीक है। अब तीसरी बात एक और होती है, वो क्या है कि ये जो आपके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होती है ना, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है कैसे? देखो, डेजिग्नेशन। पहला, अगर n इजिकल टू 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो उसे डेजिग्नेशन क्या दिया गया है? फर्स्ट शेल को k, सेकंड को l, फिर m और फिर n। क्या दिया गया जल्दी बताओ? k l m n। फर्स्ट k l m n। क्लियर है बॉस? तो ये आपके कैसे दिखाए जाते हैं इसको देखो। यहाँ पर आपका फर्स्ट शेल मतलब k हो गया, सेकंड शेल मतलब l हो गया, थर्ड शेल k l m हो गया, और फोर्थ आपका n हो गया। समझिए आप? तो k l m n हो गया। तो आपको पूछेगा कि कैपिटल k किस शेल को बताता है, तो आप बोलोगे फर्स्ट शेल को। फिर बोलेगा वो आपके कि ये कैपिटल l किसको बताता है, तो आप बोलोगे सेकंड शेल को। कैपिटल m किसको बताता है, बोलोगे आप थर्ड शेल को। कैपिटल n किसको बताता है, कि फोर्थ शेल को। ठीक है। इसके बाद इट क्या बताएगी बताओ? रिप्रेजेंट्स, बोलो बोलो, किस किस को बता सकती है ये? एनर्जी को बताती है। अगर मान लीजिए शेल बढ़ रहा है तो एनर्जी बढ़ रही है। क्या लिख सकते हैं हम? इट इंडिकेट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है। या दूसरा, डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है। तो एनर्जी भी बताएगी और डिस्टेंस भी बताएगी। यानी कि अगर मैं बोलूं तो एनर्जी क्या होगी? व्हेन शेल इंक्रीज, तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज। मतलब अगर इफ क्वेश्चन देके पूछेगा, इफ 1 इलेक्ट्रॉन present in first shell and another electron is present in fourth shell, बताओ क्या होगा? which electron has higher energy। तो क्या होगा बताओ? कौन ज्यादा एनर्जी रखेगा? जल्दी से बताओ। विजय सर का जलवा है और जनवरी अटेम्प्ट भी हलवा है। अरे भाई साहब का डायलॉग बाजी चल रहा है बे, गजब। तो विच इलेक्ट्रॉन हैज हायर एनर्जी? तो भाई एक फर्स्ट में है और एक फोर्थ में है, तो आंसर क्या आएगा? फोर्थ शेल इलेक्ट्रॉन हैज हायर एनर्जी। क्लियर? तो ये एनर्जी को बताएगा, डिस्टेंस को बताएगा, रेडियस को भी बताएगा। तो यहीं लिख दो, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन। दूर कितना है, डिस्टेंस को बता देगा मतलब। तो रेडियस और डिस्टेंस एक ही बात है। ठीक है। अब बात आती है कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स अगर कहे इन अ शेल, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? एन स्क्वायर। और बोले कि अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन शेल, तो क्या होगा? तो आ जाएगा 2n स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा डायरेक्ट? 2n स्क्वायर। तो दिमाग की बत्ती जली, क्वेश्चन पूछेगा फाइंड द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, फाइंड द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन फोर्थ शेल। तो फॉर आंसर क्या आएगा? फोर्थ शेल मतलब एन की वैल्यू फोर्थ है, 4 स्क्वायर करेंगे तो 16 आ जाएगा।
और क्वेश्चन पूछे फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन फोर्थ शेल, तो आप क्या बोल दोगे, 2n² कर दो, तो 2 × 2² यानी कि 16 हो जाएगा, 16 × 32 वाली 4 आएगा ना। बत्तीस। क्या ऐसे सवाल आएंगे तो कर दोगे मेरे लल्ला, मचा दोगे हल्ला। ये फॉर्मूले दोनों याद हैं। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसने खोजी थी, अगर ये पूछ ले तो बहुत सिंपल है, नील्स बोर ने। किसने? नील्स बोर। परमिसल वैल्यू 1 से लेके इनफाइनाइट तक होती है। उसके बाद ये आपका सब शेल बताती है, एनर्जी सॉरी शेल बताती है, एनर्जी लेवल बताती है, ऑर्बिट बताती है। डेजिग्नेशन इसका है KLMN कैपिटल। और इसके अलावा इसके अंदर आपसे पूछेगा कि क्या क्या बताती है, तो ये डिस्टेंस बताती है, इलेक्ट्रॉन का साइज बता देती है, उसके बाद आपके एनर्जी को बता देती है। ठीक है, तो डिस्टेंस को बता देगी, एनर्जी को बता देगी। समझ रहे बात को आप? और रिप्रेजेंट किसको करेगी हमेशा? शेल को और सब एनर्जी लेवल को। एक ही अगर मान लीजिए शेल है, उसमें कितने ऑर्बिटल्स होंगे, तो उसका फॉर्मूला n² होगा। तो जैसे थर्ड में कितने शेल होंगे, ऑर्बिटल सब शेल्स ऑर्बिटल्स होंगे, तो n में थर्ड के अंदर कितने ऑर्बिटल्स होंगे बताओ, 3 का स्क्वायर कर दो तो 9 हो जाएंगे, है ना। एक और चीज़ पूछ सकता है, यहाँ लिख देता हूँ, नंबर ऑफ सबशेल कितने होते हैं। तो जो नंबर ऑफ सबशेल्स हैं इन अ शेल, सबशेल नंबर ऑफ सबशेल्स बराबर होते हैं नंबर ऑफ शेल, यानी कि अगर चौथा सेल है तो उसमें सबशेल भी 4 होंगे। कैसे होंगे देखो, अब इसके लिए आएगा एल। एल को कहते हैं हम अजीमुथल क्वांटम नंबर। इसका एक नाम और होता है सेकेंडरी क्वांटम नंबर। एक और होता है इसका सेकेंडरी के बाद, बताओ क्या? सब्सिडरी क्वांटम नंबर। एक और नाम और होता है इसका एंगुलर क्वांटम नंबर। तो ये सारी की सारी बातें बताता है। ये क्या होता है देखो, एल जो होता है उसकी वैल्यू हमेशा होती है 0 to n-1। तो एल कभी भी इसके बड़ा या इसके बराबर नहीं हो सकता। बड़ा एल कभी भी एन के बड़ा या बराबर नहीं हो सकता। उसके बाद इट रिप्रेजेंट्स सब शेल। किसको बताएगा ये? सब शेल या सब एनर्जी लेवल। सब शेल या सब एनर्जी लेवल। क्लियर है भाई? सिंपल है कि नहीं है? तो यहां पर अगर हम बात करें, ठीक है, तो इट रिप्रेजेंट सब शेल। इसके अलावा इट इंडिकेट्स, क्या करेगा ये? इट इंडिकेट्स एनर्जी ऑफ सब शेल्स, यानी कि एक जो सब शेल होता है उस सब शेल में, एक शेल में सब शेल की जो एनर्जी होगी बताएगा। एनर्जी ऑफ सब शेल इन अ पर्टिकुलर इन अ पर्टिकुलर शेल। क्लियर है भाई? सिंपल है कि नहीं है? पर्टिकुलर शेल, जैसे फोर्थ शेल है अगर, तो फोर्थ शेल में आप एल की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगी? 0 to 3 n-1 है, तो यानी कि 0 1 2 3 तक आएगी। तो 4 सब शेल हो गए ना। देखो 1 2 3 4, तो जो चौथा शेल है उसमें सब शेल 4 ही हैं। तो ये जो फॉर्मूला मैंने बताया था अभी, ये सही हो गया ना। नंबर ऑफ सब शेल कितने होते हैं? जितने शेल होते हैं। यानी कि अगर फोर्थ शेल है तो उसी में फोर्थ सब शेल होंगे। ये फोर्थ सब शेल है। क्लियर है दोस्त? मचा देगा हल्ला, अरे मेरे लल्ला, अरे गली मोहल्ला। अब जब ये बताता है फोर्थ शेल में, तो फोर्थ शेल मतलब हो गया n=4, तो l बराबर हो गया 0 1 2 3। तो इनका नाम होता है एक s, इसको p, इसको d, इसको f कहते हैं। अब जो s होता है उसका शेप आपको पता है ये होता है, इसका शेप आपका डम्बल होता है, इसका डबल डम्बल होता है, और इसको कॉम्प्लेक्स शेप कहते हैं, यानी कि हमारे सिलेबस में नहीं है। इसका नाम होता है स्फेरिकल,
इसका नाम होता है डंबल, इसका नाम होता है डबल डंबल, ये तो कॉम्प्लेक्स है ही सही, ठीक है। अब इनमें अगर आपके इलेक्ट्रॉन निकालना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर निकालना है या नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकालना है इसमें, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, तो फॉर्मूला याद रखना एक सब शेल में निकालने का, 2l+1, तो l की वैल्यू पुट करेंगे 2, यहाँ l की वैल्यू इसके लिए कितनी 0, यहाँ 1 करेंगे तो इसमें 1 आएगा, यहाँ कितना आएगा 2 इंटू, यहाँ l की वैल्यू 1 है, 1 करेंगे तो 3 आएगा, यहाँ कितना आएगा 2 इंटू, d की वैल्यू 2 है, प्लस 1 करेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा, और यहाँ 2 इंटू 3 करेंगे प्लस 1 करेंगे 7 आएगा। यहीं पर अगर आपसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछ ले तो उसका फॉर्मूला होता है 2l+1, तो मैथमेटिकली जब आप करोगे तो डबल हो जाएगा सब, यानी कि एक ऑर्बिटल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन रखेंगे 10 या 2, एक ऑर्बिटल जो होता है ना उसमें मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, इसलिए डबल होता जाता है ये इधर से, यानी एस ऑर्बिटल 1 है, ठीक है, ये 3 ऑर्बिटल हैं, ये 5 हैं, ये 7 हैं, तो इस तरह से आपको याद रहेगा। हाँ या ना, निपटा दोगे भाई कि भाई ये आपके सब शेल्स होते हैं, है ना, SPDF, इनका ये शेप होता है, नाम होता है, और ये इनमें ऑर्बिटल्स होते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन्स इसमें रख सकते हो। तो आज के बाद आपसे बोले कि यार S में कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हो मैक्सिमम, तो क्या होगा यहाँ पे 2, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या होता है कि L जो होती है वो कभी भी ज़्यादा नहीं हो सकती या बराबर नहीं हो सकती N के, मतलब अजीमुथल क्वांटम नंबर, यानी कि क्या है ये, यहाँ से देखो कमरा, याद है कमरा और घर, ये L, तो घर होता है शेल, उसमें होते हैं सब शेल, तो सब शेल कभी बड़ा थोड़ी हो सकता है घर से, या बराबर थोड़ी हो सकता है, आप समझ रहे हैं बात को, बराबर भी नहीं हो सकता ये, और इसके बड़ा भी नहीं हो सकता, क्योंकि L जो है वो सब शेल है। सब शेल कहाँ होता है, शेल के अंदर। इमेजिनेशन लाओ कि घर है, मैं अंदर गया, घर के अंदर कमरे दिखाई दिए, तो कमरे खोल के अंदर गया तो अलमारियां दिखाई दी, और अलमारी में फिर बुक्स थी, यानी इलेक्ट्रॉन। तो आई होप इस एग्जाम्पल से, हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल है ये, इससे आपको बस ये है कि कनेक्ट करने में ईजी रहेगा। क्या आप कनेक्ट कर पा रहे हैं बेटा, जल्दी बताओ, कनेक्ट कर पा रहे हैं, बोलो कनेक्ट कर पा रहे हैं लल्ला। चलिए, तो ये बात समझ में आ गया कि बड़ा नहीं हो सकता, बराबर नहीं हो सकता, ठीक है। अब इस पर एक सवाल बनते हैं। सवाल क्या बनते हैं, जैसे विच, ध्यान से सुनना, ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल इज नॉट पॉसिबल। क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल इज नॉट पॉसिबल। ध्यान से सुनना, पहला ऑप्शन दे रहा है 2D, दूसरा ऑप्शन दे रहा है 3F, तीसरा दे रहा है आपका 3G, सॉरी 4G, चौथा दे रहा है 5H, और 5 दे रहा है ऑल नॉट एग्जिस्ट। अब जो मुझे बताओ खटाक से, अब इसको कैसे करेंगे, सोचो जल्दी से, कैसे करोगे भाई, है ना। तो इसमें ऐसा करिए, इस तरह के सवालों में ऐसे करते हैं कि n इजिकल टू निकालो पहले, तो ये जो फर्स्ट लेटर लिखा है n को बताएगा, तो n कितना है यहाँ पे 2, फर्स्ट लेटर हमेशा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को बताएगा। अब ये बच रहे हैं अपने, तो ध्यान से देखना, ये S है, P है, D है, F, यहाँ तक तो मुझे पता था, आगे मैं बता रहा हूँ G और H होता है। तो L की वैल्यू S के लिए हमेशा टिप्स में होनी चाहिए 0, P के लिए 1, D के लिए 2, F के लिए 3, G के लिए 4, और H के लिए 5, ऐसे होती हैं, ये फिक्स्ड है, फिक्स्ड है, हाँ है ना। तो दिमाग की बत्ती जलाते हैं, N तो मुझे पता लग गया, अब D के लिए L निकालो, L 2 है, तो मैं यहाँ D L 2 लिख दिया। यहाँ N क्या है 3 है, तो F के लिए L क्या है, ये भी 3 है F के लिए। यहाँ N क्या है 4, L क्या है 4।
एल इजिकल टू की बात करें तो यहाँ 5। अब हमने क्या बोला था कि कभी भी ये और ये बराबर नहीं हो सकते यार, अगर ऐसा है तो पॉसिबल नहीं हो सकता, तो ये सब बराबर ही आ रहे हैं, इसका मतलब ये सब पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, तो इसका मतलब आंसर क्या आएगा बेटा? पॉसिबल है नहीं, तो ये आंसर आएगा। क्लियर? हाँ या ना? N3 के लेक्चर शो नहीं हो रहे बेटा, मैं अभी एक टेक्निकल टीम से बोलता हूँ, बट मुझे इसमें कोई आइडिया नहीं है, सो प्लीज़ है ना, आप वहीं पर बात करो, है ना। आई विश कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए बेटा, है ना अनमोल, आई प्रे। तो टेलीग्राम नोट्स का नाम बता दी, वो लिखा ना ऊपर टेलीग्राम का, तो पिन कर रखा है ग्रुप, आशुतोष प्रजापति, देखो, है ना। आशुतोष प्रजापति आप देखो ना, टेलीग्राम का तो मैंने पिन किया हुआ है ग्रुप। तो चलिए भाई, मेरे हिसाब से ये सवाल कर दोगे। अनमोल तुम बताओ बेटा, अगर ये सवाल आता है तो समझ में आया? यहाँ पर जो दिया हुआ था ये n इजिकल टू, ये वाला क्वेश्चन यही था कि ये पॉसिबिलिटी कभी नहीं हो सकती, इसका मतलब ऑर्बिटल कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता। क्लियर? अब हम बात करते हैं यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन के बाद एम होती थी ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और जो एल थी, एल का मान था अजीमुथल। अजीमुथल को खोजा था पता है किसने? अजीमुथल को खोजा था आपके सोमरफील्ड ने, और ये जो खोजी थी इसने, ये जीमान और लिंडे ने खोजी थी। मंजीत कितना मासूम बच्चा, एक बार ताली बजा, बोल रहा केमिकल बॉन्डिंग। बेटा इससे पहले केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक टेबल सब कंप्लीट हुए, जाके एक बार लिस्ट देखो ऊपर से, है ना, डेली ऐसे देखो आप डेली, है ना। कल हमने पीरियोडिक किया था, उसके पहले केमिकल बॉन्डिंग किया था 12th वाला, उसके पहले हमने किया था, याद करो, कोऑर्डिनेशन, फिर हमने किया था, सारे करा दिए मैंने, सॉल्ट, फिर हमने कराया था आपका डी ब्लॉक, फिर कराया एफ ब्लॉक, पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वन शॉट्स के थ्रू कंप्लीट करा दी रिवाइज। उसके बाद भी अगर आप आके लिखते हो, इसका मतलब बिल्कुल अवेयर्ड नहीं है, है ना। और फिर हमने बोला भी था कि मैं पीवाईक्यू सीरीज लाऊंगा, फिर भी कुछ बच्चे लिख रहे हैं कि पीवाईक्यू लाओगे क्या, पीवाईक्यू कराओगे क्या, मतलब हर चीज़ में हर बार बोलना पड़ता है इनको। वो देखो अभी एपी सावंत लिख दिया कल से वन शॉट सीरीज लाएंगे नहीं, हम मंडे या ट्यूसडे से लाएंगे अब, क्योंकि पहले हम टाइम देना चाह रहे हैं कि ये याद करो अच्छे से, है ना। मंडे या ट्यूसडे से अपन पीवाईक्यू सीरीज लाएंगे, बिकॉज ये पहले लर्न करना ज़रूरी है। तो एक बार मैं संडे तक आपको टाइम दे रहा हूँ, फ्राइडे सैटरडे थर्सडे, हाँ आज क्या वेडनेसडे हो गया ना, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे तक अच्छे से लर्न करो और कंप्लीट हो जाए। X1 में क्यों नहीं पढ़ा रहे बेटा, कंप्लीट हो गया ना सिलेबस, उसके बाद रिवाइज करा रहे हैं, आ रहा हो, अभी पढ़ाया तो था आपको, याद करो तो, वहाँ सॉल्ट ख़त्म किया था उस दिन, आ रहा हो, आप नहीं आए थे शायद। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के पीवाईक्यूज भी आएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी पढ़ा दूंगा वापस से जो आने वाले होंगे, आप समझ रहे हो। ये तो हो गया एक रिवीजन, अभी तो मैं और बताऊंगा कि ये पढ़कर जाना बस, जो कल आने वाला होगा एग्ज़ाम में। क्लियर? सिंपल है। इनऑर्गेनिक की बात चल रही है अभी, तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे एम, तो एम जो होता है वो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है, इसकी जो वैल्यू होती है वो -L 0 और +L होती है। क्या होती है इसकी? -L 0 +L, यानी कि अगर मैं ये कहूँ कि यहाँ पर n इजिकल टू 4 है, तो मैं L इजिकल टू क्या बोल सकता हूँ? 0 1 2 और 3। तो जब मैं m की वैल्यू बात करूँगा तो m वैल्यू -L से आएगा 0 और +L, तो यहाँ पर वैल्यू पुट करो, तो m की वैल्यू तो 0 हो जाएगी। यहाँ अगर 1 की पुट करूँगा तो क्या आएगा? -0 और +1। यहाँ क्या आएगा? -2 -1 सॉरी -1 -2 -1 0 +1 और +2, -3 -2 -1 0 +1 और +2 और +3। तो आप देखो टोटल ईच वैल्यू ऑफ m, क्या बोला उसने बताओ, कि ईच वैल्यू ऑफ m रिप्रेजेंट्स ऑर्बिटल। तो यहां अगर हम बात करेंगे तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स,
यहाँ 1, यहाँ 3, यहाँ 5 आएगा, यहाँ 7 आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आ गए। अब इनकी वैल्यू कैसे दिखते हैं हम, एस, यहाँ पर आप ये पी एक्स लिखते हो, ये पी वाई लिखते हो, ये पी जेड लिखते हो, यहाँ डी एक्स वाई लिखते हो, डी वाई जेड लिखते हो, डी जेड एक्स लिखते हो, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लिखते हो और डी जेड स्क्वायर लिखते हो। ठीक है। अब यहाँ पर एक मज़ेदार बात हो गई कि ये जो वैल्यूज़ है, जैसे आपसे बोला उसने 3d x² माइनस वाई स्क्वायर, और आपसे सवाल इस तरह के पूछा जाएगा यहाँ पे कि n बताओ कितना है, l बताओ और m बताओ। तो यहाँ मज़ेदार बात ये है कि जो d है ना, उसके लिए -2 से लेके +2 तक कोई भी वैल्यू हो सकती है। यहाँ देख लो आप, -2 से लेकर के +2 तक कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो यहाँ पर आपको अगर मैं इनमें से कुछ भी दूँ तो आप इनमें से कोई भी एक वैल्यू किसी की भी रख सकते हो। तो यहाँ अगर आप देखें तो n की वैल्यू ये देखोगे तो 3 आएगा, d देखोगे तो l की वैल्यू 2 आएगी, और यहाँ अगर आप देखोगे तो m की वैल्यू कुछ भी ले सकता हूँ, -2 ले दिया। अब मैंने मान लीजिए डी एक्स वाई लिख दिया, तो फिर n की वैल्यू 3, l की वैल्यू 2, लेकिन अब m की वैल्यू अगर -2 इसके लिए तो उसके लिए कुछ और लेनी पड़ेगी, तो +2 ले लिया। इसी तरह से 3d(x, y) की जगह y z ले लिया, तो ये 3 आ जाएगा। यहाँ d जो है वो आपको 2 आ जाएगा, यहाँ m, अब यहाँ 2 -2 ले दिया, यहाँ 2 ले दिया, तो मैं कुछ और लेना पड़ेगा 5, ठीक है। इसी तरह से 3 yz के बाद zx आ गया, तो यहाँ 3 आ गया, यहाँ 2 आ गया। तो इस हिसाब से अगर अपन चलेंगे तो क्या होगा, ये 3 आ गया, 2 आ गया, तो यहाँ से अगर अपन चलेंगे तो इस तरफ देखो क्या आएगा ये। अब -1 ले दिया तो कोई ना कोई और लेंगे, +1 आएगा, 3d(x² माइनस वाई स्क्वायर, तो 3 आएगा, 2 आएगा और 0 आएगा। अब इस तरह के ऑर्बिटल ध्यान से सुनना, जिनमें ध्यान से देखो ये n और l इनकी आपस में सेम आ रही है और m डिफरेंट आ रही है, इन्हें डीजेनरेट ऑर्बिटल्स कहते हैं। क्या बोलते हैं, क्या कहा जाता है इनको, डीजेनरेट ऑर्बिटल। तो ऐसे ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी सेम होती है या फिर इनका n n l सेम होता है। हाँ या ना, क्लियर है बॉस। तो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स क्या होते हैं समझ में आ गया, सिंपल है। प्राइम प्लस माइनस का मतलब कुछ भी नहीं होता बेटा, वैल्यू है ये, है ना जी सिंह, पक्का। सर आपका घर कहाँ है, मेरा घर तो हमेशा से बच्चों के दिल रहा है वे, इतने साल हो गए, 25वां साल चल जाएगा, ये खत्म ही हो जाएगा। हमेशा हम तो ये भी भूल जाते हैं कि कितने साल हो गए, पुराना पुराने चलता रहता है, कभी 22 साल, कभी 24 साल, किसी जगह कुछ और, ये एक और साल हो गया बताओ। तो आप अगर ये बोलो कि भाई आप कहाँ रहते हो, तो हमारा घर हमेशा से एक ही रहा है इतने साल से, और इसके लिए मैं बहुत बहुत आप लोगों का आभारी हूँ, क्योंकि वो घर है मेरा आपका दिल। आप समझ रहे हैं। तो कोई अगर आपसे पूछे कि विजय सर कहाँ रहते हैं, तो बोलना हमारे दिल में रहते हैं। क्लियर, चलिए। तो डीजनरेट क्या हुआ है ये बता सकते हो आप, ऐसे ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी इक्वल होती है। डीजनरेट ऑर्बिटल, ऑर्बिटल which have same energy, or have same value of and l but different value of m। अब देखो s ऑर्बिटल कभी भी डीजनरेट नहीं हो सकता, s ऑर्बिटल नॉट डीजनरेट ऑर्बिटल। पूछो क्यों,
भाई साहब अगर मैं इसमें 3s लिखूंगा तो n की वैल्यू 3 आएगी, l की वैल्यू भी क्या आएगी फिर 0, और m की वैल्यू भी 0। अब इसमें हर जगह यही रहेगा, कुछ है ही नहीं, चेंज ही नहीं हो सकता। s की वैल्यू हमेशा के लिए 0 आएगी। तो कभी भी ये जो है वो डीजनरेट नहीं हो सकता। डीजनरेट होने के लिए कम से कम ऐसे ऑर्बिटल होने चाहिए 1 2 3 4 5, 1 2 3, है ना, ऐसे। तो ये डीजनरेट कभी नहीं होता है क्योंकि s में और कोई ऑर्बिटल ही नहीं है, तो उसमें m की वैल्यू डिफरेंट हो ही नहीं पाएगी, उसके लिए हमेशा यही रह जाएगी। अब क्वेश्चन ऐसे भी पूछेगा, पता हो गया, फाइंड डीजनरेसी ऑफ, फाइंड द डीजनरेसी ऑफ p d एंड f ऑर्बिटल्स। अब दिमाग की बत्ती जलाओ, p है भाई, तो p में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3, तो डीजनरेसी कितनी हो जाएगी, 3। d में कितने ऐसे ऑर्बिटल है जिनकी एनर्जी सेम है, 5, तो डीजनरेसी 5। f में ऐसे कितने ऑर्बिटल है जो सेम एनर्जी के हैं, तो डीजनरेसी कितनी हो जाएगी, 7, 1 2 3 4 5 6 7। इस तरह के सवाल आएंगे तो कर दोगे डीजनरेसी पे, जल्दी बताओ मेरे लल्ला, मचा देगा हल्ला गली मोहल्ला। अगला अब आएगा पाउली नियम। बोलो, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल याद है, ये तो पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहता है कि अकॉर्डिंग टू पाउली, अकॉर्डिंग टू पाउली वन ऑर्बिटल कैन accommodate only maximum 2 electrons with opposite spin। विद अपोजिट स्पिन, यानी कि एक ऑर्बिटल जो होगा उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और दोनों अपोजिट स्पिन में होंगे, यानी कि चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम नहीं दी होगी। पक्का, हाँ या ना, फील आ रही है नहीं आ रही है, क्या लिखा हुआ है जल्दी बताओ, कि जो मैक्सिमम एक ऑर्बिटल जो होगा उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे और मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भरने के बाद, ये मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे और दोनों की चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं होगी। जैसे ये देखो n, इसके लिए निकालते हैं अगर 1s2 मानते हैं तो यहाँ n इजिकल टू कितना आएगा 1, l इजिकल टू क्या आएगा 0, m इजिकल टू क्या आएगा 0 और s इजिकल टू क्या आएगा यहाँ स्पिन। या तो मैं इसकी प्लस हाफ ले सकता हूँ और या फिर मैं इसके लिए माइनस हाफ ले सकता हूँ। तो 3 क्वांटम नंबर तो सेम आ गई पर चौथी क्वांटम नंबर डिफरेंट है। कि चौथी क्वांटम नंबर होती क्या है, इसको कहते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। क्या कहते हैं इसको, स्पिन क्वांटम नंबर। अब ये स्पिन क्वांटम नंबर क्या होती है, ये 2 तरह की होती है, एक स्पिन अप और एक स्पिन डाउन। इसमें आपकी जो वैल्यू दी जाती है या तो प्लस हाफ दे सकते हो या माइनस हाफ दे सकते हो, दोनों दे सकते हो किसी को भी। ऐसा नहीं है किसी को प्लस हाफ कहोगे इसी को माइनस हाफ कहोगे, आप किसी को कुछ भी बोल सकते हो, हाँ है ना। ये भी ऐसे भी लिख सकते हो इसको प्लस हाफ या माइनस हाफ, बट ये याद रखना अगर इसको प्लस हाफ लिख रहे हो तो उसको फिर माइनस हाफ लेना पड़ेगा।
सिंपल है, लल्ला मचा देगा हल्ला, गली मोहल्ला। अब तो जाके कौन से गली में आएगा, बोल उस गली में जाके मचाऊंगा हल्ला जिसने कहा था कि ये सेलेक्ट नहीं हो सकता है। शर्मा जी देखिए, हमारा तो लड़का पास हो गया, लेकिन आपका लड़का काहे टाइम वेस्ट कर रहे हैं, नहीं कर सकता है, छोड़ दीजिए इसको, काहे पैसा बर्बाद कर रहे हैं अपने छोरे पे। ऐसे वाले लोगों के आगे तो मैं क्या करूँगा, दो सूतली बम लूँगा, उसके ऊपर बत्ती को एक साथ मिलाऊंगा, मटका लेके उसमें सूतली बम लगा के, जिस दिन रिजल्ट आएगा फोड़ के भाग जाऊंगा, बुम फूटेगा, पड़ोसी बाहर आएगा, ढोल वाला लेके आऊँगा, नाचता गाऊंगा। शर्मा जी आपके पड़ोसी का लड़का सेलेक्ट हो गया है। क्या बोलोगे? अरे शर्मा जी आपके पड़ोसी का लड़का सेलेक्ट हो गया है। अरे शर्मा जी आपके पड़ोसी का लड़का सेलेक्ट हो गया है। क्या बोलोगे उनसे? समझ गए? तो उस दिन का इंतजार करना, उस दिन के लिए पढ़ना है, उस दिन के लिए मेहनत करनी है। अगर मोटिवेशन नहीं आ रहा तो उस दिन को अपने इस दिमाग में बिठा लो। समझ गए? तो चलिए भाई फिर से मिलते हैं। तो क्वांटम नंबर की बात हो गई, अब आता है हुर्न्स रूल। हुर्न्स रूल क्या कहता है? हुर्न्स रूल कहता है कि अगर डीजनरेट ऑर्बिटल्स हैं ये वाले, तो इनमें जब आप इलेक्ट्रॉन करते हैं तो इलेक्ट्रॉन एक एक करके भरते हैं, उसके बाद ही पेयरिंग की जाती है। ये 1 2 3 4 5 एक एक करके इलेक्ट्रॉन भरना है, सेम एनर्जी वाले, एक एक करके इलेक्ट्रॉन भरना है सेम एनर्जी वाले और सेम स्पिन वाले। एक एक देखो स्पिन सेम है, सबका स्पिन सेम है मेरा लल्ला, और एनर्जी भी सेम है, ये ध्यान रखना, क्योंकि डीजनरेट ऑर्बिटल्स है। ये आपको कोई बोलता नहीं है कि एनर्जी सेम होनी चाहिए एनर्जी सेम होती है, ये जब डीप में सवाल आ जाता है तो लुढ़क जाते हो, क्योंकि सेम एनर्जी पर है ये सारे। हाँ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, सेम स्पिन वाले पहले एक एक करके भरेंगे, उसके बाद ही हम पेयरिंग करेंगे। अरे हो गया पेयर, है ना? इसका तो बहुत इंतजार रहता है, 10वीं क्लास से इस चीज़ का बहुत इंतजार होता है, लेकिन कभी सफल नहीं हो पाते। पता नहीं का ऐसा ग्रहण लगता है, हमारे शनि बैठ जाता है कि चाह के भी जो है ये वाला ऑप्शन हो ही नहीं। बहुत प्रयास किया, आज तक प्रयास किया, आधा डिप्रेशन तो इसी चीज़ का होता है। पर ये 3 महीना जो है ना, इसके चक्कर में मत पड़ना। सोना बाबू पेयरिंग का लफड़ा हटाओ और सीधा आईआईटी के अंदर जाओ। समझिए, सोना बाबू का चक्कर हटाओगे तो बिना किसी टेंशन के ही आईआईटी का द्वार पाओगे। समझिए बात को? क्लियर? तो इस तरह से आपको इलेक्ट्रॉन भरना है हुंड्स के हिसाब से अब जब ये हुंड्स बोलता है तो ये क्यों बोलता है ऐसा, उसका एक रीज़न है, मल्टीप्लिसिटी रूल। जैसे अगर मान लीजिए मैं एक एक करके ना भरूं, तो मैं ऐसे भर दूंगा 1 2 3 4 5, है ना? और मैंने कहा भाई साहब मैं तो ऐसे भरूंगा, मेरी मर्जी मेरी मर्जी, मैं तो ऐसे भरूंगा। तो उसने एक मल्टीप्लिसिटी का रूल दिया। मल्टीप्लिसिटी का रूल क्या था, देखना जरा। मल्टीप्लिसिटी मल्टीप्लिसिटी का रूल जो था वो ये था कि फॉर्मूला 2s+1, जहां s बराबर क्या था, टोटल स्पिन। 2s+1 में क्या होता था, s मतलब टोटल स्पिन, मोड लेना है इसका। स्पिन मतलब ये होता है जैसे ये इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं ऐसे, तो या तो इसको प्लस हाफ लोगे, तो मैंने कहा प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ, और ये आपका फिर माइनस हाफ, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, प्लस हाफ और माइनस हाफ, तो इतना बचा 3/2। यानी कि इसमें कितना आएगा, 2 3/2 प्लस 1, यानी कैंसिल कर देंगे इसको, तो कितना बचा ये 4। हाँ या ना? इस तरह से भरो तो क्या हुआ, ठीक है, इसकी मल्टीप्लिसिटी कितनी हुई 2, स्पिन तो कितना, ये तो कैंसिल हो गई, बचा हाफ प्लस 1 यानी कि 2। और इसी को जो 5 इलेक्ट्रॉन थे, मैं अगर इसको ऐसे भरता जैसे हुर्न्स ने कहा था, 1 2 3 4 5, तो कितना आएगा देखो 2s, यानी मोड, मोड का मतलब क्या हो गया 5/2, 5/2 यानी कि 1, तो कैंसिल करेंगे तो 6। तो उसने कहा कि जिसकी मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू ज़्यादा आएगी वो ज़्यादा स्टेबल होगा, और इलेक्ट्रॉन इसी तरह से भरा जाएगा जिससे उसकी स्टेबिलिटी बढ़े तो ये स्टेबिलिटी बढ़ गई। 6 ब्लॉक बन गए क्या, 1 2 3 4 5, 1 2, अच्छा ये वाले क्या, ये तो कौन फर्क ना पड़े, 1 2 3 4 5, ठीक है। क्लियर है बॉस?
हाँ T25 बिल्कुल आपने बोल दिया, मैंने हाँ भी बोल दिया, फिर आपने सुना ही नहीं शायद, या तो ये आ गया क्लियर बॉस। अब बोल मचाएगा हल्ला मेरा गली मोहल्ला मेरा, अरे मेरे लल्ला मचा दे हल्ला गली मोहल्ला, बोल आ जाएगा। पक्का? तो ये इसके बाद एक वर्ड आता है एक्सचेंज, एक्सचेंज एनर्जी। इसका एक फॉर्मूला होता है एन एन माइनस वन बाई टू, जहां एन इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ, बोलो, इलेक्ट्रॉन्स हैविंग सेम स्पिन। क्या बोला उसने, बताओ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैविंग सेम स्पिन। भाई साहब स्पिन सेम होना चाहिए इसका, ऐसे वाले है। तो अब देखो, अगर मैं यहाँ पर ये बोलता हूँ कि मैं D4 भरूँ, 1 2 3 4 ऐसे, और मैं ये कहता हूँ कि मैं D4 की जगह यहाँ D5 भरूँ, 1 2 3 4 5, तो ये कॉन्फ़िगरेशन कहलाएगा D4, ये कहलाएगा D5। अब मुझे कहा गया एक्सचेंज निकाल के बताओ एक्सचेंज एनर्जी, तो n n माइनस वन बाई टू करूँगा तो n की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ, 4, 4 माइनस वन बाई टू करेंगे तो कैंसिल करो, कितना हुआ, कहा गया, 4 माइनस वन करेंगे तो 4 एक माइनस कितना हुआ, 3, 3 इंटू 4 12, कितना हुआ टोटल बताओ, हाँ जल्दी। और इधर एक्सचेंज एनर्जी की वैल्यू निकाल के बताओ, एन एन माइनस वन बाई टू कितना होगा ये, यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ 4 बचा, 4 बचते ही क्या हुआ, 4 इंटू ये, सॉरी 5, तो ये 5 बचा, 5 माइनस 1 बचा बाई 2 बचा, यानी कि 5 इंटू 4 बाई 2 यानी कि 10, और यहाँ क्या बचा, 4 इंटू 3 बाई 2 यानी कि 6। तो अपने आप ही समझ में आ गया भाई साहब, एक्सचेंज वहाँ एनर्जी ज़्यादा निकलेगी, इसे कहते हैं एक्सचेंज एनर्जी। एक्सचेंज एनर्जी क्या होती है, जैसे मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ से उठ के यहाँ गया, तो क्या हुआ, यहाँ मैंने एक्सचेंज किया, तो जब मैंने एक्सचेंज किया तो उस कंडीशन में क्या किया मैंने, ऐसे देखो वर्क कर रहा हूँ, वर्क करूँगा तो एनर्जी बाहर निकलेगी। तो D5 इसलिए D4 से स्टेबल होता है ना, क्यों, D5 इज मोर स्टेबल देन D5 ड्यू टू हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, है ना, और एक्सचेंज एनर्जी, और एक्सचेंज एनर्जी का मतलब होता है रिलीज्ड एनर्जी। रिलीज्ड एनर्जी, क्लियर। अब अगर मान लो D10 का निकालने के लिए आ जाए तो जरा बताएंगे कैसे आएगा, 1 2 3, जरा इसका निकाल के बताओ खटाक से, नहीं, यहां पर आपने सवाल को पढ़ा नहीं, यहां लिखा हुआ है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैविंग सेम स्पिन, ये D5 कॉन्फ़िगरेशन है। पढ़ो उसको, पढ़ो क्या लिखा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैविंग सेम स्पिन, क्या लिखा है बताओ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैविंग सेम स्पिन। अब दिमाग की बत्ती जलाओ, दिमाग की बत्ती जली, क्या जली बताओ, सेम स्पिन भाई साहब, ये जो दिखाई दे रहा है ये वाला, इसके लिए n की वैल्यू 5 आएगी क्योंकि ऐसे स्पिन 5 हैं,
और ये जो ग्रीन वाला दिख रहा है भाई साहब, ये इसके लिए n की वैल्यू 5 आएगी क्योंकि इसके स्पिन अलग हैं। तो जब आप इसके लिए निकालोगे तो कैसे निकलेगा बताओ? 5 माइनस 1/2, 5 इंटू 4/2 यानी कि 10। यहाँ n ग्रीन वाले से निकालो, 5 माइनस 1/2, 5 इंटू 4/2 यानी कि 10। तो टोटल एक्सचेंज कितने होंगे बताओ? 10 प्लस 10 यानी कि 20 एक्सचेंजेस। पक्का? तो इस तरह से आपको 20 एक्सचेंज, इसलिए फुल्ली फिल्ड सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा क्योंकि सबसे ज़्यादा एनर्जी, बोलो क्लियर? सिंपल है। अगला देखो, अब आएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भरना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NL और ऊपर आपका X, जहां N हमेशा क्या होगा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और L हमेशा क्या होगा? अजीमुथल क्वांटम नंबर। X बराबर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर? अब यहां अगर मैं कहूं जैसे हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा? 1s2। हीलियम का क्या आएगा? हाइड्रोजन का क्या आएगा? 1s1। यहाँ क्या आएगा? 1s2। हीलियम के बाद क्या आता है? लिथियम, तो क्या आएगा? 1s2, 2s1। बेरिलियम क्या आएगा? 1s2, 2s2। बोरोन का क्या बनेगा? 1s2, 2s2, 2p1। बोरोन के बाद क्या आता है? कार्बन, 1s2, 2s2, 2p2। कार्बन के बाद क्या आता है बताओ? नाइट्रोजन, 1s2, 2s2, 2p3। नाइट्रोजन के बाद क्या आता है? ऑक्सीजन, 1s2, 2s2, 2p4। ऑक्सीजन के बाद क्या आता है? फ्लोरीन, 1s2, 2s2, 2p5। क्लियर है? इस तरह से आपको लिखना है, लेकिन हम इतने सारों का एक साथ लिखने के लिए की पॉइंट बनाएंगे। sp, sp, sdp, अरे दूर हो गया, इधर से चलेंगे है ना? sp, sp, sdp, sdp, sfdp और sfdp। ये आपको हमेशा याद करना है इसी तरह से जैसे मैंने याद किया हुआ है। जल्दी बताओ कैसे? ये sp, sp, sdp, sdp, sfdp, sfdp। क्या बोले? जल्दी बताओ। sp, sp, sdp, sdp, sfdp और sfdp। क्लियर? अब इसको याद करने का तरीका देखो। 1, ये 2 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 3 है, 4, ये 3, ये 4। हमेशा d एक कम होता है। ये 5, तो ये क्या आएगा? 4, ये 5, ये 6। f हमेशा 2 कम, 4, 5, 6, 7। ये क्या आएगा फिर? 2 कम, f 5, 6d 7। इस तरह से। अब ये कैसे बनाया मैंने बताओ? n+l रूल से। अरे भाई ये क्या हो रहा है? ये क्या है? n+l रूल। अब ये n+l रूल क्या होता है पहले ये समझे। अब देखो, n+l रूल का एक नाम और है, अफबाउ प्रिंसिपल। ठीक है? या n+l रूल ये कहता है कि अगर n+l वैल्यू बढ़ेगी तो एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल बढ़ेगा। ठीक है? इफ n+l वैल्यू सेम, देन इफ n+l वैल्यू सेम होती है तो फिर n ज़्यादा,
एनर्जी ज़्यादा। क्लियर है बॉस? ये एन प्लस एल वैल्यू ज़्यादा तो एनर्जी ज़्यादा। अगर एन प्लस एल वैल्यू सेम है तो फिर एन से देखना है। जैसे कि मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, पहला सवाल कि यार 1s और 2s में से किसकी एनर्जी ज़्यादा, तो आपको पहले n निकालना आना चाहिए 1, l निकालना, s के लिए 0 है, तो n प्लस एल की वैल्यू निकाल दोगे तो क्या आएगा, 1 प्लस 0 1। इधर आओ, 2 है, ये 0 है, तो ये 2 प्लस 0 कर देंगे तो 2। अब इन दोनों में किसकी ज़्यादा n प्लस वैल्यू, इसकी, तो ये ज़्यादा हो जाएगा। अब जैसे 2, मैंने कहा यार 3p और मैंने कहा है 3s, तो यहाँ 3 प्लस 1 करके 4 आ जाएगा, यहाँ 3 प्लस 0 करेंगे तो 3 आएगा, इसका ज़्यादा। लेकिन अगर मैंने कहा यार 3d 4s, तो मैं कहूँगा यार 3d है प्लस 2 है, यहाँ 4 प्लस 0 है, ये ज़्यादा। लेकिन मैं यहीं पर 3d और 4p कर देता हूँ, तो 3 प्लस 2 5 आएगा, यहाँ 4 प्लस 1 5 आएगा, तो दोनों में बराबर वैल्यू आ गई। और अगर अब दोनों में ही बराबर वैल्यू है तो क्या करूं बताओ? अब बेटा किसकी ज़्यादा, ले बेटा किसकी ज़्यादा, ले बेटा किसकी ज़्यादा, 4p की ज़्यादा। जब n का वैल्यू सेम, n प्लस एल का वैल्यू सेम, तो n का वैल्यू ज़्यादा, तो ले बेटा एनर्जी ज़्यादा। ठीक है, तो ये ले बेटा एनर्जी ज़्यादा आ गई। तो इस तरह से आपने ये ऑर्डर पूरा का पूरा अरेंज किया है। तो क्या आप कर सकते हैं, और क्वेश्चंस आते हैं इस पर, बहुत सारे आते हैं, और ये हम मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के लिए बात कर रहे हैं। मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। और अगर हम सिंगल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की बात करते हैं, तो सिंगल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जो होता है वो लाइक हाइड्रोजन, उनके लिए एनर्जी डिसाइड होती है शेल से। शेल, इफ शेल ज्यादा तो एनर्जी ज्यादा। क्लियर? तो अब बताओ खट से क्या होगा। अब इसमें बराबर आएगा 1s 2s 2p, तो ये आपका ये ज़्यादा, ये बराबर 3s 3p 3d 4s 4p 4d और 4f। क्लियर हो गया बॉस? क्रिस का गाना सुनेगा अमित? अमित, क्रिस का गाना सुनेगा? है? लो बेटा, ये आ गया सिंगल इलेक्ट्रॉन्स के लिए। सिंगल इलेक्ट्रॉन्स के लिए ऐसा क्यों होता है बेटा, ये एटॉमिक स्ट्रक्चर में सीखने को मिलेगा आपको, के आदित्य, है ना। ये सब चीज़ें आई कैन अंडरस्टैंड कि आपके अंदर क्यूरियोसिटी है, बट इसीलिए मेन क्लास अटेंड की जाती है, और इसीलिए फिर इनको पढ़ाने में समय लगता है। और ये हम अभी समझ रहे हो आप, है ना। आई होप यू विल अंडरस्टैंड कि मैं क्या एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गया भाई। अब मज़ेदार बात आता है, क्वेश्चन। क्वेश्चन आएगा, फाइंड द डीजेनेरेसी ऑफ H in second excitation state. एक्साइटेशन स्टेट। और सेम क्वेश्चन यहां पर फिर दे दिया, फाइंड द डीजेनरेसी ऑफ H माइनस इन सेकेंड एक्साइटेशन स्टेट। दोनों सवाल करके बताओ, जेई में आए हुए सवाल हैं ये, बहुत ही अच्छे सवाल हैं, ट्राई करो एक बार, देखें। लब बेटा, आता है कि नहीं आता देखते हैं।
ये बेटा जनरल केमिस्ट्री पढ़ाई जाती है पहले आपको, ताकि आपको सारी केमिस्ट्री के अंदर बेसिक्स ख़त्म हो जाएं। जैसे कि आपको हम पढ़ाते हैं सबसे पहले, जब आप हमारा बैच लेते हैं तो उसमें हम पहले आपको सबसे पहले बताते हैं व्हाट इज़ मैटर, मैटर कितने टाइप का होता है, मैटर क्लासिफिकेशन। फिर उसके बाद आपको हम पढ़ाते हैं क्वांटम नंबर, फिर क्वांटम नंबर के बाद इलेक्ट्रॉन कैसे भरते हैं, फिर उसके बाद जेड इफेक्ट कैसे निकालते हैं, हुंड्स रूल क्या है, पाउली रूल क्या है ना, फिर इलेक्ट्रॉन्स भरना क्या है, डीजनरेसी क्या है। ये सब याद होने के बाद पीरियोडिक इजीली समझ में आता है। पर हमेशा क्या होता है, बाकी जगह जो डायरेक्ट शायद क्वेश्चंस पीरियोडिक से चालू करते हैं, तो वो आपको सिखाया जा रहा है। अब देखो यहाँ पर डीजनरेसी बोल रहा है हाइड्रोजन की। अब हाइड्रोजन में पहले तो ये देखो कि 1s 2s 2p 3s 3p और 3d। तो यहाँ अगर हम देखें तो ये एनर्जी का लेवल इसको होगा सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए, लेकिन जब मल्टी इलेक्ट्रॉन यानी H माइनस आ गया तो अब एक इलेक्ट्रॉन तो नहीं बचा, तो n प्लस एल से ऐसे चलेगा। अब जब इलेक्ट्रॉन सेकेंड एक्साइटेशन करेगा, जैसे ये फर्स्ट और ये सेकेंड, क्या बोला जल्दी बताओ, यहाँ से ये फर्स्ट ये सेकेंड आया ना। यहाँ जब आप देखोगे फर्स्ट एक्साइटेशन और ये सेकेंड, डीजनरेसी का मतलब होता है सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स। तो यहाँ जब अटैक करेगा तो कितने पी ऑर्बिटल है, 3, तो कितनी 3 ऑर्बिटल है सेम एनर्जी वाले, 3, तो डीजनरेसी कितनी कहलाएगी, 3। लेकिन जब यहाँ अटैक करेगा तो ये 1 और 3 ये हैं और 5 ये हैं, तो कितने हो गए टोटल, 9। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, दोनों के दोनों आते हैं एडवांस में भी और मेंस में भी। निपटा दोगे अब तो, अरे मेरे लल्ला निपटा देगा, मचा देगा हल्ला। तो इस तरह से आपको ये करना है। क्लियर, कंफर्म। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं। तो किसी का भी ले लो, जैसे मैंने कहा टिन है, टिन का 50 है, लिखो। तो मैं एस लिखूंगा, फिर एस पी लिखूंगा, एस पी लिखूंगा, फिर मैं एस डी पी लिखूंगा, एस डी पी लिखूंगा, है ना। तो मैं यहाँ से 1 लिखूंगा, 2 लिखूंगा, 2 लिखूंगा, 3 लिखूंगा, 3 लिखूंगा, 4 लिखूंगा, 3 लिखूंगा, 4। यहाँ 5 आएगा, यहाँ 3 आएगा, यहाँ 5 आएगा, यहाँ पर आपका 4s के बाद ये 6s आएगा। अब भर के देखते हैं, पहले एक बार देखें। ये 2 है, ये 2 है, ये 6 है, तो 6 2 8 2 10 2 12 6 18 2 20 30 6 36 36 और 2 38 38 10 48 48 और 6, ये तो गड़बड़ हो गया। तो इसका मतलब यहाँ से तो हट गया। अब 48 के बाद मुझे 50 लिखना है, तो मैं यहाँ 6 क्यों लिखूँगा, मैं तो 2 लिखूँगा। तो ये कॉन्फ़िगरेशन ख़त्म। ऐसे ही मेरे से कहा थेलियम का लिखो 81, इतना बड़ा, एस लिखूँगा, एस पी लिखूँगा, एस पी लिखूँगा, एस डी पी लिखूँगा, एस एफ डी पी लिखूँगा। ठीक है, वापस मैं यही करूँगा, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है। 5 कैसे आ गया, एस एस पी एस पी एस डी पी 2 बार आएगा ना, एस पी हो गया, एस डी पी और एस डी पी और एस एफ डी पी। थ्री के बाद ये 4 आएगा, ये 5 आएगा, ये 4 आएगा, ये 5 आएगा, ये 4 आएगा, ये 5 आएगा, 6 है, 4 है, 5 है और ये 6 है। अब दिमाग की बत्ती जलाओ। तो जब 81 की बात करेंगे तो ये 2 आएगा, 2 आएगा, 2, ये 6, ये 2, ये 6, ये 2, 10, 6, 2, 10, 6, 2, 14, 10 और ये 1। देखो जरा 81 हो रहा है क्या, तो ये 81 हो गया। तो इस तरह से आप भर सकते हैं। तो आप खटाखट आप कर सकते हैं। लेकिन अब जब क्रोमियम और कॉपर का आप भरते हैं, तो भाई क्रोमियम में लास्ट में चेंज हो जा करके 3d5 4s1 हो जाता है, कॉपर में 3d10 4s1 हो जाता है। हाफ फील्ड और फुल फील्ड ज़्यादा स्टेबल होते हैं ड्यू टू हाफ फील्ड। ये क्या हुआ, ड्यू टू फुल्ली फील्ड। क्लियर है बेटा। क्लियर है लल्ला, पंचायत हल्ला गली मोहल्ला।
बोलो। और आपको फिर भी ये कॉन्फ़िगरेशन लर्न करने पड़ेंगे, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, फिर से बता रहा हूँ, प्लीज़ ये आएंगे एग्ज़ाम में। पीरियोडिक टेबल एनसीईआरटी, खुल जा एनसीईआरटी, 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 एनसीईआरटी। ये देखो, ये दिमाग में कॉन्फ़िगरेशन जो मैं गोला लगा रहा हूँ रखना, जैसे क्रोमियम वाला, तो क्रोमियम वाला एक तो गड़बड़ हुआ था, तो उस क्रोमियम के साथ साथ ये मोलिब्डेनम भी है, लेकिन टंगस्टन में कोई लफड़ा नहीं है, नॉर्मल भरा हुआ है। इसी तरह से आपको यहाँ पर देखो, ये नायोबियम में गड़बड़ है, 3D3 होता है लेकिन ये 3D4 है, ये पूछा जाता है। यहाँ देखो, अगर आप रुथीनियम में भी गड़बड़ है, और RH में भी गड़बड़ है, और PD में भी गड़बड़ है, यहाँ तो तीनों में ही गड़बड़ है, 4D10 हो जाता है। ठीक है। लेंथेनम में लास्ट इलेक्ट्रॉन 4f में जाकर 5D में जाता है, 89 में भी 6D में चला जाता है। क्लियर। ये आपको थोड़े थोड़े ऐसे हैं जो दिमाग में बिठा के रखने पड़ेंगे, ये जरूर पूछता है, जैसे इसमें पूछता है। अब देखो इसमें गड़बड़ है, यहाँ ऊपर वेनेडियम है, वेनेडियम में 3D3 होता है, तो इसके नीचे भी 3D3 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ 3D3 नहीं है, यहाँ 4D4 है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा था कि फाइंड द नंबर डी इलेक्ट्रॉन्स इन दिस एंड दिस, तो यहाँ 7 है और यहाँ 4 है, तो 7 और 4 क्या हो गया, 11। क्या आप इस तरह के सवाल कर सकते हैं? थोरियम का जरूर याद रखना बॉस, थोरियम का भी बहुत पूछा जाएगा, तो ये कॉन्फ़िगरेशन आपका टिप्स पे होना चाहिए, आई होप आप कर लेंगे, कर लेंगे। अब देखो, अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की जब बात थी तो ये लिख लिया गया। अब जैसे मान लीजिए कैटायन का लिखना है Na+, तो आप सबसे पहले सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, जैसे Na का Na का लिखेंगे 1s2, 11 एटॉमिक नंबर है, 2s2, 2p6 और 3s1। तो जब आप कैटायन का लिखते हैं तो आउटर शेल से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, तो यहाँ से निकल जाएगा। जैसे Cl का लिख रहे हैं माइनस का, तो Cl का लिखेंगे पहले 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। तो जब यहाँ एक नेगेटिव जोड़ दिया तो यहाँ क्या आएगा, 6। क्लियर। आप जैसा कोई नहीं सर, आई एम सफरिंग फ्रॉम CFT एंड MOT बट यू मेड इजी फॉर मी, ओ माय गॉड, थैंक यू बेटा। इस तरह से भरना है। अब जैसे Fe आ गया, अब देखो Fe में ध्यान रखना, 1s2, 2s2, 26 होता है इसका एटॉमिक नंबर, है ना, 1s2, 2s2, 2p6, फिर आएगा 3s2, फिर आएगा 3p6, 4s2, 3d6, है ना। लेकिन जब आप इसको भरोगे तो उसके पहले ये जो है इसको रीअरेंज करना पड़ेगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10 और फिर 4s2 आएगा, सॉरी 3d10 कहाँ से आ गया, 6 तो है, 3d6 आएगा। अब जब आप इसका Fe+2 कर लेंगे, तो Fe+2 करने पर यहां से निकल जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि Fe जब +2 कर रहे हो, यानी कि डी ब्लॉक में जब, दिमाग की बत्ती जलाना, S इलेक्ट्रॉन निकाल दो, दादा डी ब्लॉक में से कभी भी इलेक्ट्रॉन निकालना तो S में से निकालेंगे। किस में से निकालेंगे, S में से। ये आप गड़बड़ कर देते हो बस, इसलिए मैं कह रहा हूं यहां गड़बड़ नहीं करनी। और इसी गड़बड़ की वजह से आपसे एक सवाल पूछता है, जैसे कि पैरामैग्नेटिक क्या होते हैं। देखो पैरामैग्नेटिक वो होते हैं, जैसे X है, जो मैग्नेटिक लाइंस को अट्रैक्ट कर रहे हैं, जो सब्सटेंसेस मैग्नेटिक लाइंस को अट्रैक्ट कर रहे हैं वो क्या है, पैरा। और जैसे मान लीजिए एक Y कंपाउंड ले लिया, और जो रिपल कर रहे हैं, ये देखो जिसने रिपल कर दिया वो डाया है, क्या है वो, डाया। अब आप दिमाग की बत्ती जलाओ कि पैरामैग्नेटिक कब होगा, व्हेन सब्सटेंस
हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और डाया कब होगा? सब्सटेंस हैव नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहां पर आपको ध्यान रखना है, इसका म्यू जो होता है, इसका नाम याद रखना। एक तो होता है मैग्नेटिक मोमेंट होता है, और इसका एक दूसरा नाम भी होता है स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट। ये इसका फॉर्मूला होता है। अगर आप म्यू इक्वल टू निकालना है और आप नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन आपको पता है, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 या 5, और म्यू आ जाएगा तो 1.73 2.83 3.87 4.90 और 5.92 है। तो ये जो फर्स्ट लेटर होता है बेटा ना, ये फर्स्ट लेटर हमेशा इस अनपेड इलेक्ट्रॉन को बताएगा। जैसे आपको सवाल दे दिया कि एक कॉम्प्लेक्स है, उस कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड का मैग्नेटिक मोमेंट है 1.73, तो दिमाग की बत्ती लगाओ, 1.73 है तो क्या होगा? 1.73 है तो क्या होगा? अनपेड इलेक्ट्रॉन 1। 2.83 तो क्या हो जाएगा? 2। 3.87 है तो 3, 4.8 तो 4, 5.9 तो 5। नहीं आ रहा समझ में? तो इस तरह से पैराडाया भी कर लोगे। इसके बाद एक टर्म आती है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को शॉर्ट में क्या बोलते हैं? जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्ट क्या होता है पहले समझा आप। ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन है, सॉरी ये न्यूक्लियस है, हाँ, अंदर वाला इलेक्ट्रॉन क्या होता है? बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को धक्का देता है। दोबारा बोलो, अंदर वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को धक्का देता है, जिससे इसका इस पर अट्रैक्शन घट जाता है। तो इसको कहा जाता है जेड इफेक्ट। और जेड इफेक्ट मतलब होता है जेड माइनस सिग्मा। सिग्मा मतलब होता है इस इलेक्ट्रॉन का इसको धक्का देना, सिग्मा का मतलब होता है स्लेटर कांस्टेंट। वापस समझेंगे, अंदर वाला इलेक्ट्रॉन बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को धक्का देता है, जिससे कि वो इस न्यूक्लियर चार्ज से इसको शील्ड कर रहा है, इसलिए इसका एक नाम और होता है शील्डिंग इफेक्ट। साइंटिस्ट का नाम था स्लेटर, उसने बताया था इसलिए उसने अपना नाम दे दिया स्लेटर कांस्टेंट, लेकिन दूसरा नाम भी है शील्डिंग कांस्टेंट, बचा रहा है वो। ठीक है, अब शील्डिंग कांस्टेंट निकालना है तो उसके लिए दो तरीके से होता है कि इफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एन एस एंड एन पी इलेक्ट्रॉन, एन पी ऑर्बिटल्स, अगर इनमें है तो रूल क्या है? देन एन एस एंड एन पी इलेक्ट्रॉन शील्ड जो करेंगे वो करेंगे 0.35। एन माइनस वन यानी इससे एक अंदर वाला जो शेल होगा वो करेगा आपका कितना? 0.85। और जो रेस्ट करेंगे वो क्या करेंगे? 1। अब आपको क्वेश्चन पूछा उसने कि फाइंड द जेड इफेक्ट ऑफ 4s इलेक्ट्रॉन ऑफ फाइंड द जेड इफेक्ट ऑफ 4s इलेक्ट्रॉन ऑफ Fe। अब Fe का नाम तो 26 है, तो इसका एक रूल होता है पहला। तो रूल कैसे करेंगे देखो, फर्स्ट वो कहता है कि राइट द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एटम। दूसरा कहता है कि अरेंज
arrange the increasing order of their shell. Third, group them S and P in same group. D and F in different group. क्लियर? यानी कि अब आपसे एफई का कहा तो उसने एफई का कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा पहले 26 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6 ऐसे लिखा आपने। अब आपको इसको अरेंज करना होगा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ में, तो पहले आपको शेल वाइज लिखना पड़ेगा 1s2 2s2 2p6 फिर 3s2 फिर 3s2 3p6 फिर 3d आ जाएगा फिर, और लास्ट में जाएगा 4s2। फिर इनके ग्रुप बना दो, ग्रुप होने के बाद अब आपको निकालना है 4s का। तो देखो यहां पर आपको पता है s इलेक्ट्रॉन कितना शील्ड करेगा 0.35, s कितना करेगा 0.35। अब हमेशा एक रूल याद रखना, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें से एक को बचाया जा रहा है, धक्का दे रहे हैं, तो कितने इलेक्ट्रॉन बचा रहे हैं, एक को धक्का दे रहे हैं तो एक बच रहा है, एक जो बच रहा है इसीलिए वो बचाएगा, तो इसे 0.35 इंटू 1 करते हैं हमेशा। 2 इलेक्ट्रॉन है तो एक बचाएगा, ठीक है। ये आपको ऐसा नहीं करना फोर्थ शेल है, फोर्थ शेल से ये थर्ड शेल है, थर्ड शेल हुआ तो ये 0.585 इंटू 0.85 इंटू कितना हुआ 6 और 6 12, 12 और 14, रेस्ट कितना होगा 1, 6 और 2 8 इंटू 10, तो ये 10 आ गया। अब दिमाग की बत्ती जलाओ, सॉल्व कर सकते हो अब तो आप 10 प्लस 0.85 इंटू 14 प्लस 0.35, इस तरह से आपको करना है। ये आपका हो गया। अगर मैं इसी की जगह अब बोलता है फॉर डी इलेक्ट्रॉन, इफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन डी इलेक्ट्रॉन, डी ऑर्बिटल, वगैरह, इफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन डी ऑर्बिटल, दिमाग की बत्ती जलाते हैं अब। एफ ई 1s2 2s2 2p6, अच्छा पहले तो रूल बताना चाहिए डी के लिए, फॉर डी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल के लिए हमेशा 0.35 लेंगे, और जो रेस्ट ऑर्बिटल बचेंगे उनके लिए 1 लेंगे। तो अब दिमाग की बत्ती जली, क्या जली बताओ? कि Fe के डी इलेक्ट्रॉन निकालने थे, तो मैंने कहा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6। अब जब आप डी का निकालोगे तो एक बड़ी मजेदार बात है, आह टमाटर बड़ा मजेदार, ये वो ये कि यार भाई साहब जब डी का निकालना तो इसके राइट साइड में, और राइट साइड ऑफ द ग्रुप को कंसिडर नहीं किया जाता, ये ध्यान रखना। ये ग्रुप सेम बन गए, तो नोट करके हम क्या लिखेंगे, राइट साइड ऑफ द ग्रुप डू नॉट कंसिडर्ड इन जेड इफेक्ट, तो छोड़ दिया जाएगा।
क्योंकि ये तो बचाएगा कैसे, यहाँ से न्यूक्लियस आ रहा है इसको, तो ये थोड़ी बचाएगा, ये तो उधर खड़ा है। तो यहाँ आपका 0.35 आएगा इसका, इंटू 6 थे तो 5 करेंगे, रेस्ट 1 आएगा, तो 1 इंटू 6 2 8 यानी कि 18। ऐसे आपको निकालना है जेड इफेक्ट। हाँ है ना? आई होप आप कर सकते हो भाई। शौर्य बेटा आपकी प्रॉब्लम अभी बोल देंगे, है ना, डोंट यू वरी। क्लियर? हाँ है ना? इस तरह से आपको जेड इफेक्टिव निकालना है। तो आई होप आपको जनरल केमिस्ट्री समझ में आ गई होगी भाई साहब। कल वो जय सिंह लिख रहा था, जे एम सिंह, वो कह रहा था जेड इफेक्ट पढ़ाओगे क्या? जेड इफेक्ट समझ में आया? डी का कैसे निकालेंगे, एफ का कैसे निकालेंगे, जल्दी बताओ। अब देखो मैंने जनरल केमिस्ट्री में सब पढ़ा दिया, क्वांटम नंबर पढ़ा दिया, क्वांटम नंबर के क्वेश्चंस करा दिए, क्वांटम नंबर के बाद आपको मैंने पाउली पढ़ा दिया, हुंड्स पढ़ा दिया, मल्टीप्लिसिटी पढ़ाया, एक्सचेंज एनर्जी पढ़ाया, उसके बाद मैंने आपको एन प्लस एल रूल पढ़ाया, उसी में अफबो पढ़ाया, फिर उसके अंदर सिंगल इलेक्ट्रॉन की डिजनरेसी निकालना सिखाया, और उसी के साथ मैंने आपको मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का एन प्लस एल समझाया। उसी के बाद मैंने आपको जेड इफेक्ट निकालना सिखाया, जेड इफेक्ट में मैं एस और पी का निकालना सिखाया, डी का निकालना सिखाया, प्लस पैरामैग्नेटिक डायामैग्नेटिक क्या होते हैं वो सिखाया, और उसके अंदर कैसे स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट निकालेंगे ये सिखाया। अब आप मुझे बताओ कोई डाउट हो तो। जेड इफेक्टिव जेई मेंस में नहीं पूछा, निकालने के लिए नहीं पूछता, बस समझने के लिए था ताकि कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। क्लियर? तो चलिए भाई, आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा भाई। जय हिंद, जय भारत। केमिकल बॉन्डिंग की पीडीएफ इसी टेलीग्राम पे आ जाएगी, डोंट यू वरी, ठीक। और कोई डाउट आपके मन में हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मेरे लल्ला मचा देंगे हल्ला गली मोहल्ला। और हाँ, अभी इस चैनल को आप अभी वन स्टॉप सॉल्यूशन है मंडे से, क्या बोला मैंने, राजवंश सर आपके स्टूडेंट है क्या? हाँ बेटा, है ना? अरे हाँ भाई हाँ, अब इधर देख पहले, मंडे से हम क्या करने वाले मेरे लल्ला, मंडे से हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मंडे या ट्यूसडे जो भी होगा, पी वाई क्यू सीरीज करेंगे। तब तक आप प्रॉमिस करो ये सारे वन शॉट अच्छे से पढ़ाई कर लोगे। बोलो। एक वन शॉट में कल डालूंगा 2:30 बजे प्रीमियम करके, बोलो कौन सा? 11th केमिकल बॉन्डिंग का। कौन सा लल्ला? 11th केमिकल बॉन्डिंग। ये आपसे प्रॉमिस किया था मैंने, याद करो, याद आया? तो ये सब रिवाइज कर लो ताकि मंडे से जो आपके 10 दिन बचेंगे, 10 या 8 दिन जो भी बचेंगे, सबके एवरेज अलग अलग आएगा, एवरेज ले रहा हूँ मैं इसलिए, वो 10 दिन आपको पूरे पीवाई क्यूज करा दूंगा, सल्टा दूंगा। उसके बाद भी मैंने बोला है अभी क्या, कि मैं वो तो कराऊंगा ही सही, उसके अलावा भी फिर जब आप फाइनली एग्जाम में जाओगे तो जो भी आ रहा होगा वो भी मैं आपको बता दूंगा कि ये जरूर पढ़ कर जाना यार, ठीक है। 11th केमिकल बॉन्डिंग का वन शॉट कल इसी टाइम पर प्रीमियम हो जाएगा, प्रीमियर हो जाएगा मतलब, ठीक है। चलिए बाय, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। जय हिंद, जय भारत।